आपने सुना होगा कि जब कोई बड़ी कंपनी अपना आईपीओ लेकर के आती है तो लोग उसमें धड़ाधड़ पैसे लगाते हैं और कुछ ही दिनों में पैसा डबल भी हो सकता है। इस तरह की अफवाह मार्केट में फैलती है। लेकिन क्या हर आईपीओ में पैसा लगाना सही है? क्या आईपीओ का मतलब हमेशा प्रॉफिट ही होता है? आज हम बात करने वाले हैं आईपीओ के बारे में। आईपीओ क्या होता है या कैसे काम करता है, और सबसे जरूरी बात कि आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपका पैसा सही जगह पे लगे, आपका रिस्क मिनिमाइज हो और आप सही रिटर्न भी कमा पाए आईपीओ से। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आज आपको बहुत सारे ऐसे इंसाइट्स मिलने वाले हैं जो कि आपको सही डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि आईपीओ क्या है। सीधी भाषा में, जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर्स को आम जनता के लिए स्टॉक मार्केट में लेकर के आती है, मतलब बेचती है, तो उसे कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि आईपीओ। आईपीओ का मतलब कंपनी अपनी ओनरशिप को जनता के साथ शेयर करती है, सिंपल। अब बात करते हैं कि क्यों लेकर के आती है कंपनियां आईपीओ। कंपनियों को आईपीओ लाने की जरूरत क्यों पड़ती है? सबसे पहले फंडिंग की जरूरत, पैसों की जरूरत। कंपनियां नए प्रोजेक्ट्स के लिए, एक्सपेंशन के लिए या फिर अपने लोन को रिपे करने के लिए उन्हें पैसों की जरूरत होती है, इसलिए कंपनियां आईपीओ लेकर के आती हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक लोकल मिठाई की दुकान है, बहुत सक्सेसफुल है, मिठाई बहुत अच्छी मिलती है, लेकिन उसे नए शहरों में अपने ब्रांचेस खोलने हैं, लेकिन पैसे इतने नहीं है कि वो नए शहरों में ब्रांचेस खोल सके। ऐसे में वह इन्वेस्टर से पैसा रेज करने के लिए आईपीओ लेकर के आ सकता है, ताकि उस पैसे का इस्तेमाल वो अपने नए नए ब्रांचेस को खोलने में लगाए। दूसरा, ब्रांड वैल्यू और क्रेडिबिलिटी को बढ़ाने के लिए पब्लिक में एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड करने का काम करती है आईपीओ। जब जोमेटो आईपीओ लेकर के आया था तो इसका नाम हर इन्वेस्टर की जुबान पे आ गया था और इसकी मार्केट क्रेडिबिलिटी भी काफी बढ़ गई थी। तीसरी चीज, अर्ली इन्वेस्टर्स को एग्जिट देने के लिए। जो सबसे पहले इन्वेस्ट कर चुके हैं, मतलब जो अर्ली इन्वेस्टर्स हैं कंपनी में, जिन्होंने कंपनी जब इनिशियल स्टेज में थी उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट किया था, उनको जब एग्जिट देने की बात आती है तो एग्जिट देने का एक तरीका यह भी है कि आईपीओ लेकर के आया जाए, पब्लिक से पैसे इकट्ठे किए जाए, और वो जो पैसा पब्लिक से इकट्ठा होता है उस पैसे को जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं, जो पहले के इन्वेस्टर्स हैं, उनको देख करके उनको कंपनी से बाहर कर दिया जाए, उनकी जो होल्डिंग है उसको कम कर दिया जाए। एग्जाम्पल के लिए ओला इलेक्ट्रिक अपने इनिशियल दौर में ही बिलियन डॉलर की कंपनी बन गई थी। उसके जो अर्ली इन्वेस्टर्स थे उनको आईपीओ के माध्यम से एग्जिट दिया गया। आईपीओ लाने के बाद वहां से जो पैसा आया, उन पैसे को उन इन्वेस्टर्स को वापस किया गया, उन्होंने अपने शेयर्स पब्लिक को बेच दिए। यह कुछ ऐसा है कि आप एक घर खरीदते हैं, कुछ सालों बाद उसे अच्छे प्रॉफिट पे बेचना चाहते हैं, वैसे ही अर्ली इन्वेस्टर्स अपने शेयर्स को बेच करके पैसा कमाते हैं और पब्लिक वो शेयर्स खरीदती है। इमेजिन कीजिए कि जब टीसीएस, इन्फोसिस जैसी कंपनीज का आईपीओ आया था, उस टाइम पे अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया होता तो कितना कमा चुके होते। बहुत बढ़िया लग रहा है सुनने में, लेकिन हर आईपीओ टीसीएस और इन्फोसिस की तरह सक्सेसफुल नहीं होती है। अब बात करते हैं कि एक कंपनी आईपीओ लाने के लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो करती है। सबसे पहले डीआरएचपी। डीआरएचपी का फुल फॉर्म होता है ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। इसको तैयार करती है। यह एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है जो कि सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को दिया जाता है। इसमें कंपनी का पूरा फाइनेंशियल डाटा, बिजनेस मॉडल, रिस्क और फ्यूचर प्लान्स, सभी चीज़ों की जानकारी होती है। एग्जाम्पल दूं, जैसे कि आप मान लीजिए कि आप किसी बैंक से लोन लेने जाते हैं तो बैंक आपसे क्या पूछता है? आपके इनकम का प्रूफ मांगता है, आपके बिजनेस प्लान्स मांगता है, आपके पास परफॉर्मेंसेस के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछता है। उसी तरीके से सेबी भी कंपनी से पूरी डिटेल मांगती है इस डीआरएचपी डॉक्यूमेंट के माध्यम से। उसमें कंपनियां अपने एक एक चीज सेबी को बताती है। फिर आती है बात सेबी से अप्रूवल लेने की। सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया डीआरएसपी में जो भी इंफॉर्मेशन कंपनी देती है उसको थॉरोली चेक करती है और फिर उसको एनालाइज करती है, और उसका काम यह होता है कि वह इंश्योर करे कि कंपनी ने सभी जानकारी सही सही अपने डीआरएसपी में दी हुई है, ताकि इन्वेस्टर्स के साथ, पब्लिक के साथ कोई धोखा ना हो जाए, कोई उसको चीट नहीं कर ले। सेबी एक तरीके से आप ट्रैफिक पुलिस की तरह मान लीजिए, जो कि यह देखती है कि चौराहे पे अगर वो खड़ा है तो कोई भी गाड़ी चलाने वाला आदमी रेड लाइट तो जंप नहीं कर रहा है, किसी तरह का कोई नियम तो नहीं तोड़ रहा, सीट बेल्ट लगा के तो चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। सेबी का काम यही है। फिर आता है स्टॉक एक्सचेंजेस, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई से इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेना। मतलब कि आप क्या करते हैं कि जैसे आपने सेबी में डीआरएचपी फाइल किया, और सेबी का अपना प्रोसेस जो चल रहा है वो तो इंटरनली चलता ही रहेगा, लेकिन उसी बीच में आप क्या करते हैं कि जब आपकी कंपनी के शेयर्स अलॉट हो जाएंगे तो लिस्टिंग होगी। लिस्टिंग कहाँ होगी? स्टॉक एक्सचेंज में।
तो आप क्या करते हैं कि एनएससी और बीएससी से इन प्रिंसिपल अप्रूवल ले लेते हैं कि भाई साहब जब मेरे शेयर्स अलॉट हो जाएंगे तो आप इसको अपने यहाँ लिस्ट कर देना और अपने प्लेटफॉर्म पे आप इसकी ट्रेडिंग अलाउ कर देना। तो उसके लिए एनएससी और बीएससी से प्रायर परमिशन लेनी पड़ती है। अब ये दो काम सेबी से अप्रूवल ले लिया, एनएससी और बीएससी का परमिशन भी ले लिया ताकि उसकी लिस्टिंग हो सके। फिर तीसरी चीज आती है कि किस वैल्यू पे शेयर्स ऑफर किए जाएंगे पब्लिक को, मतलब कि प्राइस क्या होगा शेयर्स का। इसको हम आईपीओ की भाषा में प्राइस बैंड बोलते हैं। कंपनी अपने शेयर्स के लिए एक रेंज डिसाइड करती है प्राइस का, जैसे कि 100 रुपए से लेके 120 रुपए, मतलब लोअर लिमिट 100 रुपए की, मतलब भाई साहब मैं अपने शेयर्स तो दे रही हूँ लेकिन 100 रुपए से कम में नहीं दूंगी, और अपर लिमिट 120 रुपए की, मतलब 120 रुपए से ज्यादा मैं आपसे नहीं दूंगी। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि कोई कंपनी है जो कि स्मार्टफोन बनाती है, 10,000 रुपए में स्मार्टफोन बेच रही है, लेकिन मार्केट में उसके स्मार्टफोन बढ़िया कर रहे हैं, उसकी डिमांड बढ़ रही है, तो कंपनी ने डिसाइड किया कि भाई 10,000 रुपए में तो बेच ही रहे हैं लेकिन इसको 11,000 रुपए तक भी बेच सकते हैं। तो प्राइस बैंड कुछ इसी तरीके से काम करता है कि कंपनी ने एक रेंज डिसाइड कर दी कि मैं अपने शेयर्स की कीमत 100 रुपए से लेकर के 120 रुपए के बीच में रखूंगी, और फिर पब्लिक जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो बिड करते हैं कि वो 100 रुपए पे खरीदेंगे या 20 रुपए पे, 120 रुपए पे खरीदेंगे। और फिर कंपनी के पास जिस प्राइस बैंड पे सबसे ज्यादा बोली होती है, मतलब मान लीजिए कि मैं अगर सेलर हूँ और मेरे पास अगर 4 चीजें हैं और उन 4 चीजों के लिए मुझे 10 लोगों ने बिड किया, 10 लोगों में से 4 लोगों ने बोला कि मैं 120 पे खरीदूंगा और बाकी 6 लोगों ने बोला कि मैं 100 पे खरीदूंगा, तो मेरा तो फायदा 120 में ही देने में है ना। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि भैया जिसने अपर बैंड में बिड किया है मैं उसी को दूंगा। इसको बोलते हैं प्राइस बैंड डिसाइड करना। फिर आता है बुक बिल्डिंग प्रोसेस, यानी कि इन्वेस्टर्स अपने बिड लगाते हैं, वो कितने शेयर खरीदना चाहते हैं, किस प्राइस पे खरीदना चाहते हैं, उसके डिसाइड करना। मान लीजिए कि किसी कॉन्सर्ट में दिलजीत दोसांझ का एग्जांपल लेते हैं, उनका एक शो होने वाला है दिल्ली में, और उन्होंने टिकट का प्राइस रख दिया कि भैया 500 रुपए से लेकर के 1,000 के बीच में टिकट का प्राइस रखा जाएगा और लोग अपनी इच्छा से बिड कर सकते हैं। और टिकट की संख्या जो है वो लिमिटेड है, 100 टिकट ही है, तो जो लोग ज्यादा बिड करेंगे उनको टिकट मिलने के चांसेस ज्यादा होंगे। अब जब ये सारी चीजें होंगी फिर आता है अलॉटमेंट और लिस्टिंग, मतलब कंपनी में जो लोग बिड करते हैं, जो इन्वेस्टर सप्लाई करते हैं कंपनी को कि आप मेरे को शेयर दे दो, उसको कंपनी क्या करती है कि अलॉटमेंट करती है और फिर वो शेयर्स उनके डीमेट अकाउंट में चले जाते हैं। और फिर आता है लिस्टिंग वाला दिन, मतलब वह दिन जिस दिन कंपनी के शेयर्स मार्केट में लिस्ट होंगे। इस पे सबकी नजर होती है कि स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, मुनाफा होगा या घाटा होगा। लेकिन आईपीओ में ब्लाइंडली इन्वेस्ट करना सिर्फ एक्साइटमेंट में आकर के भारी गलती हो सकती है। सोचिए कि अगर आपने एक्साइटमेंट में गलत कंपनी में पैसा लगा दिया तो आपको कितना लॉस हो सकता है। हो सकता है कि आपने जो पूरा पैसा लगा पूरा का पूरा पैसा ही डूब जाए कुछ महीने में। तो आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले क्या चेक करना जरूरी है, इसको समझते हैं। अब सबसे पहले बहुत जरूरी सवाल कि आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले किन किन चीजों को समझने की जरूरत है, इसके बारे में बात करते हैं। कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी क्या करती है, उसका बिजनेस सस्टेनेबल है या नहीं है, या सिर्फ एक हाइप क्रिएट की गई है उसके बिजनेस के बारे में, क्या वो फ्यूचर में भी ग्रो कर सकती है या नहीं कर सकती। एग्जाम्पल, पेटीएम का बिजनेस मॉडल बहुत ही डाइवर्सिफाइड था लेकिन प्रॉफिट जनरेशन में इशूज थे, इसलिए लिस्टिंग के बाद भी कंपनी के शेयर्स ऐसे गिरे कि आज तक जो उसका जो आईपीओ का प्राइस था वहां तक वो प्राइस पहुंचा ही नहीं है। जो इनिशियल इन्वेस्टर्स थे वो 50% से ज्यादा के लॉस पे बैठे हुए हैं आज भी। फिर कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को चेक करना, पिछले 3 से 5 सालों में कंपनी की रेवेन्यू क्या रही है, प्रॉफिट क्या रहा है, कंपनी ने अपने लोन्स को कैसे हैंडल किया है, लोन चुकाने में कोई डिफॉल्ट तो नहीं कर दिया है। इन सब चीज़ों का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। कंपनी के पास सॉलिड बैलेंस शीट है या नहीं है। नाइका का आईपीओ सक्सेसफुल इसलिए था क्योंकि इसकी फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत अच्छी थी, जबकि कुछ स्टार्टअप्स के पास सॉलिड फाइनेंशियल्स की बैकिंग नहीं होती है। फिर ये दो चीजें जब आपने चेक कर ली, फिर आपको चेक करना है कि वैल्यूएशन क्या है, क्या कंपनी महंगे वैल्यूएशन पे तो आईपीओ लेकर के नहीं आ रही है। फिर प्राइस टू अर्निंग रेशियो कि भाई कॉम्पिटिटर्स के साथ उसका प्राइस क्या है। अगर कोई छोटी कंपनी है अपने शेयर्स बहुत महंगे दाम पे आपको बेच रही है तो इन्वेस्टर्स के लिए नुकसानदायक हो सकता है कि कंपनी बहुत छोटी है लेकिन 100 रुपए की उसकी वैल्यू है और आपको बेचा जा रहा है 500 रुपए पे। पेटीएम के आईपीओ के साथ यही हुआ था कि जिस दाम पे शेयर्स बेचे गए थे लोगों को, कंपनी की वैल्यूएशन उतनी थी नहीं। और फिर प्रोमोटर्स और मैनेजमेंट टीम का बैकग्राउंड क्या है, प्रोमोटर्स ट्रस्टवर्दी हैं या नहीं है, हिस्ट्री उनकी चेक करना, उनका बैकग्राउंड चेक करना, कंपनी के प्रोमोटर्स का पास सेडी तो नहीं रहा है, अगर सेडी रहा है तो फिर आपको सावधान रहने की जरूरत है। और सबसे अंत में ग्रे मार्केट प्रीमियम को चेक करना भी बहुत जरूरी है। ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी कि जीएमपी,
या एक तरीके से अनऑफिशियल मार्केट होता है, ब्लैक मार्केट आप कह सकते हैं इसको, जहाँ की लिस्टिंग से पहले शेयर्स की डिमांड देखी जाती है। जीएनपी अगर ज़्यादा है, मतलब मान लीजिए कि कंपनी अगर 100 रुपये में शेयर्स ऑफर कर रही है और जीएनपी में अगर 120 रुपये की उसकी डिमांड चल रही है, उसका प्राइस 120 रुपये का चल रहा है, तो ये पॉजिटिव साइन है। लेकिन अगर जीएनपी में डिमांड अगर कम है तो यह नेगेटिव साइन है। तो आपको ये सब चीज़ों को चेक करने की जरूरत है। फिर तो कंपनी के कॉम्पिटिटर्स हैं या फिर सिमिलर कंपनीज हैं, उन्होंने पिछले 5-7 सालों में स्टॉक मार्केट में कैसा परफॉर्मेंस दिया है, इन सब बातों को अगर आप चेक करते हैं इन्वेस्टमेंट करने से पहले, तो आपका पैसा हमेशा सुरक्षित जगह पे ही लगेगा। अब आईपीओ में पैसा लगाना एक एग्जाम की तरह आप इसको मान सकते हैं। अगर आपने सही तैयारी की है तो आपका पास होना तय है। उसी तरीके से आईपीओ में अगर आपने प्रॉपर रिसर्च करके पैसा लगाया हुआ है तो आपके लिए सक्सेस गारंटीड है। अब बात करते हैं कुछ मिस्टेक्स की जो कि इन्वेस्टर्स करते हैं, जो कि आपको अवॉइड करनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहला, हाइप के चक्कर में आकर के निवेश कर देना। दूसरा, शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए खरीदना। लॉन्ग टर्म पोटेंशियल को बिल्कुल इग्नोर कर देना। किसी के भी कहने पे ब्लाइंडली इन्वेस्ट कर देना। आपके भाई ने बोल दिया, आपके दोस्त ने बोल दिया, आपने कहीं से फेसबुक पे किसी की पोस्ट देख ली कि फलानी कंपनी का आईपीओ आने वाला है, उसमें इन्वेस्ट करने से लोगों को बहुत फायदा होगा, और आपने वो पोस्ट देख करके इन्वेस्टमेंट कर दी। ये सब गलतियां नहीं करनी है। ओवर सब्सक्रिप्शन की न्यूज़ देख करके आप फोमो में आ गए और आपने कहा कि यार ये अपॉर्चुनिटी तो मैं मिस कर ही नहीं सकता, इतने सारे लोगों ने इस आईपीओ में पैसा लगाया है तो मैं भी लगाऊंगा। यह भी एक भारी गलती हो सकती है। याद रखिए कि स्मार्ट इन्वेस्टर वही होता है जो हर आईपीओ में पैसा नहीं लगाता, बल्कि सही आईपीओ में पैसे लगाता है और सही आईपीओ चुनता है। कुछ सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल आईपीओ की अगर बात करें तो इन्फोसिस, टीसीएस, डीमार्ट जैसे आईपीओ ने इन्वेस्टर्स को जबरदस्त रिटर्न दिए हैं। वहीं पेटीएम, जोमेटो जैसे आईपीओ ने इन्वेस्टर्स को इनिशियली लॉसेस भी दिए हैं। तो यह समझना भी जरूरी है कि हर आईपीओ जैकपॉट नहीं होता। मतलब आईपीओ अगर आया तो आपको इसको ऐसे नहीं लेना है कि मेरे लिए जैकपॉट है और मेरे को इसमें इन्वेस्ट करके रातों रात करोड़पति बन जाना। आईपीओ में इन्वेस्ट करने की सही स्ट्रेटजी क्या है उसको भी बात करते हैं। लॉन्ग टर्म विजन रखें, फोमो से बचें, एसआईपी अप्रोच से इन्वेस्ट करें, डाइवर्सिफाई करें, एक ही सेक्टर में सारे पैसे नहीं लगाएं। लिस्टिंग गेन्स को कैश करने की सोचें, लेकिन कोर होल्डिंग को बनाए रखें ताकि फ्यूचर में अगर लिस्टिंग गेन्स के अलावा और भी प्रॉफिट होता है तो आप वो अपॉर्चुनिटी मिस न कर। तो आज आपने जाना कि आईपीओ क्या होता है, इसमें इन्वेस्ट करने से पहले क्या देखना चाहिए और कैसे सही स्ट्रेटजी अपना करके आप आईपीओ के माध्यम से अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताएं कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। और हाँ, अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई साहब नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन जो बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि जब कभी भी इस चैनल पे कोई नई वीडियो लेकर के आऊँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसको देख सके। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।